हेलो एवरीवन, नमस्कार। लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज के टॉपिक में दोस्तों हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण। इन दोनों टर्मों को समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली राष्ट्रीय आय पर हमारे सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको आप बेहतर तरीके से समझ भी चुके हैं, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं इकोनॉमिक वेलफेयर वाला जो कंसेप्ट है, आर्थिक कल्याण वाला, ये राष्ट्रीय आय से किस प्रकार से संबंधित है, ये सारी चर्चा आज के सेशन में हम करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सेशन खत्म होने के बाद इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। पूरे व्यवहारिक रूप से इसको समझने का प्रयास करेंगे और जितना भी जो भी इसका डेटा है दोस्तों, पूरी आसान भाषा में जितनी आवश्यक थी और जितना पॉसिबल था उतना आसान से आसान करके और सेशन में ला दिया गया है। पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी मिल जाएगी, आप जैसा से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट में सेकेंड लास्ट टॉपिक हमारा अब होने जा रहा है ना। इससे पहले के 6 टॉपिकों पर हम कंटिन्यू टॉपिक वाइज टॉपिक की सेशन ले चुके हैं। तो फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक मात्र और बच जाता है ना, आय, ऋण और दान की प्राचीन भारतीय अवधारणा वाला। क्लियर है। आज का टॉपिक दोस्तों इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में कई बार इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखने को मिला है ना। और डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में क्या संबंध है, संबंध को बताइए, ना। ये जो कंसेप्ट है दोस्तों, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के टॉपिक में हमें देखना भी क्या है, विशेषकर से जो आर्थिक कल्याण है, क्योंकि देखिए जो राष्ट्रीय आय है नेशनल इनकम, उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको बेहतर तरीके से अब तक समझ चुके हैं। आज के सेशन में जो बात करेंगे वो आर्थिक कल्याण पर ही बात करनी है ना। तो आर्थिक कल्याण का अर्थ समझेंगे और इसके बाद में हम राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के बीच में किस प्रकार के संबंध है वो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज के टॉपिक संबंधित प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों सब पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ते हुए इसके बाद में इसी के साथ साथ में हम इसको व्यवहारिक रूप से भी इसको क्लियर करते चलेंगे। और जो टॉपिक है बहुत आसान भाषा में है, ज्यादा डिफिकल्टीज आपको इसमें नहीं आने वाली है। आइए, कल्याण एक मानसिक दशा है। कल्याण एक मानसिक दशा। देखिए आर्थिक कल्याण की हम चर्चा, पहले इसको पूरा ओपन कर लेते हैं ताकि पेन लेने में समस्या ना रहे। ओके, ठीक। आर्थिक कल्याण की हम बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले हमें कल्याण को समझना होगा कि कल्याण क्या होता है, ये है ना, ये वेलफेयर क्या है। तो कल्याण एक क्या है दोस्तों, एक मानसिक दशा है जिससे समाज की प्रसन्नता और संतुष्टि का पता चलता है। जब समाज में कल्याण होता है तो उसके इसमें समाज का मतलब ये कि अगर समाज प्रसन्न है या संतुष्ट है तो इसका अर्थ ये लगा लिया जाता है कि समाज का कल्याण हो चुका है, समाज का कल्याण हो चुका है। या पर ऐसे मान के चलिए कि एक कल्याण की, समाज के कल्याण का जो संकेत है वो संकेत है कि समाज की प्रसन्नता या संतुष्टि का स्तर कितना है ना। तो कल्याण मानव मस्तिष्क की सुख आनंद की अवस्था है। और ये जो आर्थिक कल्याण या कल्याण की जो बात कही जा रही है दोस्तों, इसको लेकर के बेहतर तरीके से जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है वो क्या है, प्रोफेसर पीगू साहब ने, है ना। तो प्रोफेसर पीगू ने कल्याण को आर्थिक कल्याण और गैर आर्थिक कल्याण दो कंसेप्ट, दो अलग अलग कंसेप्टों में विभाजित करके और एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है ना। तो प्रोफेसर पीगू की ही परिभाषा के माध्यम से ही आज का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा दोस्तों, है ना। तो कल्याण की जब बात आती है तो कल्याण को इन्होंने आर्थिक कल्याण और गैर आर्थिक कल्याण दो प्रकार से प्रेजेंट किया है। आर्थिक कल्याण का मतलब क्या हुआ, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि गैर आर्थिक कल्याण। तो गैर आर्थिक कल्याण को पीगू ने सामाजिक कल्याण भी कहा है ना। गैर आर्थिक कल्याण को सामाजिक कल्याण भी कहा है। लेकिन इसकी बात, एक बात याद रखिएगा, कल्याण, देखिए जब हम बात करते हैं कल्याण की, जब हम बात करते हैं कल्याण की तो किसके कल्याण की बात हो रही है यहां पर, समाज के, है ना, समाज के कल्याण की बात होती है, समाज के कल्याण की बात हो रही है। अब समाज के अंतर्गत जो कल्याण होता है कितने प्रकार का, पीगू साहब के अनुसार दो प्रकार का कल्याण हो सकता है इसमें। एक होगा आर्थिक, आर्थिक, और एक होगा गैर आर्थिक, है ना। एक होगा गैर आर्थिक, गैर आर्थिक, गैर आर्थिक।
अब इससे समझिए यहां पर कि आर्थिक कल्याण की जब चर्चा होती है तो आर्थिक कल्याण का मतलब क्या हुआ कि समाज का वो विकास या समाज का वो कल्याण जिसे हम मुद्रा के रूप में माप सके या मुद्रा को मापने के पैमाने से माप सके। याद रखिएगा, है ना, मौद्रिक पैमाना जिसको हम कहते हैं कि मौद्रिक पैमाने से जिसे हम माप सके उसे हम समाज का आर्थिक कल्याण कहेंगे। और गैर आर्थिक कल्याण की जब चर्चा होती है तो गैर आर्थिक कल्याण का अर्थ यह होता है जिसे मौद्रिक पैमाने से ना माप सके, अर्थात कि मुद्रा से ना मापते हुए, बल्कि हम उसे देखें कि समाज का स्तर या जीवन स्तर किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, समाज कितनी शिक्षित हो चुकी है, खान पान का स्तर कितना उच्च हो चुका है। ये सारी सुविधाएं जितनी भी समाज में होती है जिसे हम मौद्रिक रूप से माप ना सकें उसे गैर आर्थिक कल्याण की संज्ञा दी जाती है ना। अब वापस आते हैं हम पीगू साहब की इस परिभाषा पर। तो देखिए, पीगू ने कल्याण को आर्थिक कल्याण और गैर आर्थिक कल्याण दो बातों में विभाजित करते हुए पीगू ने गैर आर्थिक कल्याण को सामाजिक कल्याण भी कहा है। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। क्लियर है ना। तो पीगू के अनुसार देखिए, पीगू ने परिभाषा दी है कि हमारी जांच की सीमा सामाजिक कल्याण के उस भाग तक है जिसे प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा द्वारा मापा जा सकता। तो पीगू ने क्या कहा कि सामाजिक कल्याण की जब हम बात करते हैं तो उस कल्याण को मापने की सिर्फ हमारी एक सीमा है ना। हम एक समाज के कल्याण को एक सीमित मात्रा तक माप सकते हैं और सिर्फ सामाजिक कल्याण के सिर्फ उस भाग को हम माप सकते हैं जिसको हम मुद्रा के द्वारा माप सके। जबकि गैर आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा के द्वारा मापा नहीं जा सकता। जैसे कि नैतिक कल्याण, नैतिक रूप से समाज कितना उच्च हो चुका है तो वो नैतिक कल्याण होगा। अब नैतिक कल्याण को हम क्या मुद्रा द्वारा माप सकते हैं? बिल्कुल नहीं माप सकते। क्लियर है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसे हम आर्थिक कल्याण की संज्ञा देते। समझ आया ना आर्थिक कल्याण क्या होता है? ठीक है ना। तो आर्थिक कल्याण जिसे हम मुद्रा के द्वारा माप सके। और विशेष रूप से याद रखेंगे कल्याण को सामाजिक कल्याण, है ना, समाज का कल्याण और समाज के कल्याण को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो पार्ट है कल्याण के, सामाजिक कल्याण के, है ना, एक आर्थिक कल्याण और एक गैर आर्थिक कल्याण। यहां तक का क्लियर है ना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के बीच में संबंध क्या है, क्या अंतर संबंध है इनके मध्य में। इनके संबंधों को समझना है। राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण दोनों, देखिए अब इन दोनों को, अब चूंकि आप नेशनल इनकम को तो पहले भी समझ चुके, पहले आपको क्लियर कर चुका हूं मैं नेशनल इनकम क्या है इन इससे पहले वाले सेशनों में। तो राष्ट्रीय आय को हम मापते कैसे हैं, किसके माध्यम से मापते हैं? एनएनपी, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्शन। क्लियर है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय जो होती है वो भी मुद्रा के द्वारा मापी जाती है और आर्थिक कल्याण भी मुद्रा के द्वारा मापा जाता है। तो पहला अंतर संबंध तो इनका यही हो जाता है ना। इसके अलावा एक दूसरे पर इसकी डिपेंडेंसी भी है। आर्थिक कल्याण की राष्ट्रीय आय पर डिपेंडेंसी भी है। कैसे? कि जिस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है उस देश का आर्थिक कल्याण भी बढ़ता जाता है। और इसके विपरीत देख लीजिए कि जिस देश का राष्ट्रीय आय गिरेगी, है ना, डाउन होगी, तो उसका आर्थिक कल्याण भी डाउन होता चला जाएगा। क्लियर है ना। आर्थिक, है ना, तो आर्थिक कल्याण में भी कमी आएगी। तो राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के बीच संबंध का अध्ययन दो तरीके से किया जा सकता है। वो दो तरीके कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है राष्ट्रीय आय के आकार या मात्रा में परिवर्तन होने पर। क्या कहा कि राष्ट्रीय आय के आकार या मात्रा में, जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो आर्थिक कल्याण की स्थिति क्या होगी, या राष्ट्रीय आय गिरती है तो आर्थिक कल्याण की स्थिति क्या होगी। एक तो इस आधार पर हम इन दोनों के संबंध को जान सकते हैं। दूसरी स्थिति है राष्ट्रीय आय के वितरण पर, कि राष्ट्रीय आय का किस प्रकार का वितरण हो। वितरण में भी जैसे कि मान लीजिए कि अब जैसे एक दो वर्ग होते हैं समाज में, एक निर्धन वर्ग और एक धनी वर्ग, है ना। तो यहां पर हम इसके जो धन है उस धन के वितरण की हम चर्चा कर रहे हैं कि जब निर्धन वर्ग का, या फिर ऐसा मानिए कि धनी वर्ग से धन का जो स्थानांतरण होता है वो धनी वर्ग से गरीब वर्ग की ओर होता है, तो अब उस स्थिति में आर्थिक कल्याण की स्थिति क्या होगी। या फिर निर्धन वर्ग से जब धन धनी वर्ग की ओर जाता है तब आर्थिक कल्याण की स्थिति क्या होगी। तो ये दो आधार है
ये दो आधार है जिनके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के बीच में अंतर संबंध को प्रदर्शित कर सकते हैं। दोनों आधारों को दोस्तों सेपरेटली पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा समझ लीजिए, वो समझ गए ना, बिल्कुल एकदम इजी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट जैसा नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय आय के आकार या मात्रा में परिवर्तन और आर्थिक कल्याण, तो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय के आकार व मात्रा में परिवर्तन जो है दो प्रकार से होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि और दूसरा होता है राष्ट्रीय आय में कमी, है ना। ये तो अब इसमें कुछ बच्चों वाली बात है यार, क्या समझाएं इसमें, है ना। राष्ट्रीय आय का आकार मतलब राष्ट्रीय आय में या तो वृद्धि होगी या फिर कमी होगी, ये दो ही कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशन को हम यहां पर देखेंगे कि जैसा कि पीकू का मत है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि से क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रीय आय अगर बढ़ती है किसी देश की तो क्या होगा, उस देश के रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा और आय बढ़ेगी, है ना। और जब किसी देश की रोजगार, उत्पादन और आय में वृद्धि होती है तो वे देशवासियों के जीवन स्तर में भी वृद्धि होने लगती है, उस देश में रहने वाले देशवासियों के जीवन स्तर में भी वृद्धि होने लगती है और इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होती है। पहली बात क्लियर हो चुकी ना, ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। राष्ट्रीय आय अगर बढ़ती है तो उस देश में रोजगार बढ़ेगा, वहां पर जो प्रोडक्शन होता है वस्तुओं का, है ना, जो वस्तुओं का उत्पादन होता है वो उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ने से लोगों की आय बढ़ेगी और जब लोगों की आय बढ़ती है तो उनके जीवन स्तर में सुधार आता है और जब जीवन स्तर में सुधार आता है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है, ठीक है ना। इसके विपरीत कर दी, इसको उल्टा कर दीजिए। अगर राष्ट्रीय आय में कमी होती है तो क्या होगा, रोजगार, उत्पादन और आय इसमें गिरावट आ जाएगी और इनके गिरावट आने से आर्थिक कल्याण में भी गिरावट आ जाएगी। क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह राष्ट्रीय आय की मात्रा व आकार में परिवर्तन का आर्थिक कल्याण से प्रत्यक्ष संबंध है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है। मतलब ये कि इसकी कुछ बातें ऐसी भी है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के बाद भी आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती है, या राष्ट्रीय आय के गिरावट के मामले में भी आर्थिक कल्याण में गिरावट नहीं आती है। इसके कुछ अपवाद भी है और वो अपवाद कौन कौन से आपको वही समझना है। मतलब समझ गए ना। यहां पर देखिए, सामान्यता तो क्या कह दिया, सामान्य रूप से क्या कहा पीयू ने, सामान्यता क्या कहा दोस्तों, एक मिनट, सामान्यतः क्या कहा, सामान्य धारणा क्या है कि राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो वहां रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, जिससे वहां के निवासियों का जीवन स्तर में सुधार आएगा और जब जीवन स्तर में सुधार आएगा तो आर्थिक कल्याण, है ना, आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होगी। और इसको विपरीत कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं तो सेम स्थिति इसकी उल्टी हो जाती है, ठीक है ना। ये सामान्य धारणा है, लेकिन आगे कहा है कि इस धारणा में भी कुछ अवरोध है, कुछ अपवाद है इस धारणा के। जरूरी नहीं है कि हमेशा राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी ही होगी, कभी कभी इसमें कमी भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, तो वो अपवाद दोस्तों हम यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, अब इन अपवादों के अंतर्गत देखने वाले। पहली कंडीशन तो ये है कि यदि किसी देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ निर्धन वर्ग की आय में कमी होती है, क्या कहा है यहां पर कि राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही है, राष्ट्र की आय तो बढ़ रही है, लेकिन जो निर्धन वर्ग है उस देश का, उस निर्धन वर्ग की आय कम हो रही है, तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी बल्कि उसमें और कमी आ जाएगी। अब ऐसा क्यों होता, कब होगा ऐसा, मान लेते हैं राष्ट्रीय आय बढ़ रही है और निर्धन वर्ग की आय कम हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो धनी वर्ग है उसकी आय में वृद्धि हो रही। धनी वर्ग की आय में वृद्धि होने से क्या होगा, ये निर्धन वर्ग और नीचे चला जाएगा। तो इस स्थिति में राष्ट्रीय आर्थिक कल्याण में कभी वृद्धि हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि से धनी लोगों की आय बढ़ेगी और निर्धन वर्ग की आय कम होने से आर्थिक कल्याण में तीव्र गति से कमी आएगी। एक अपवाद तो ये हो गया। दूसरे अपवाद की बात करें दोस्तों, तो ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि जो है शासन संबंधी सुधार। अब देखिए यहां पर ये भी कंसेप्ट बड़ा शानदार है, ये भी शानदार कंसेप्ट है कि इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि होती है तो किस कारण से हो रही है, वो कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शासन संबंधी सुधार किया है जिससे आपके राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आपने उत्पादन को बढ़ाया है, अच्छा उत्पादन किया है
उससे अगर आपकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, या पर कला में सुधार से, है ना, उत्पादन या कला में सुधार से, या नए नए आविष्कार आप कर रहे हैं जिससे आपके राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, तो आर्थिक कल्याण होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए अगर आपने काम करने के घंटे बढ़ा दिए, स्त्री तथा बच्चों को भी काम पर लगा दिया, है ना, तो इस कारण से अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है तो इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी, बल्कि आर्थिक कल्याण और कम हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशन है, यदि राष्ट्रीय आय की वृद्धि के साथ साथ देश की जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही होगी तो भी आर्थिक कल्याण नहीं आएगा, याद रखिएगा। और यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के कारण देश में ऐसी सेवाओं तथा वस्तुओं की में वृद्धि हुई है जिनका उपभोग करने का अभ्यास जनता को नहीं है तो भी आर्थिक कल्याण नहीं आएगा। तो ये चार वो कंडीशनें हैं, इन चारों कंडीशनों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है लेकिन आर्थिक कल्याण नहीं होगा। तो ये अपवाद भी आपको दोस्तों याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, राष्ट्रीय आय का वितरण, है ना। अभी तक तो हमने क्या बात की थी कि राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होता है तो आर्थिक कल्याण कैसे प्रभावित होता है, उससे हमने ये देखा है ना, सामान्य परिस्थिति में भी देखा और उसके अपवाद भी देखे। अब इसकी हम सेकंड कंडीशन पर बात करते हैं, राष्ट्रीय आय के वितरण पर। अगर वितरण की दोस्तों बात करें तो राष्ट्रीय आय के वितरण का भी आर्थिक कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? राष्ट्रीय आय का वितरण दो तरह से होता है। एक देखिए, दो तरह से क्या क्या होगा, दो तरीके से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। धन का हस्तांतरण, धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की ओर, धन का हस्तांतरण, राष्ट्रीय आय का जो वितरण हो रहा है उसका वितरण देखिए, धनी वर्ग से अगर पैसा निर्धन वर्ग की ओर जाता है, निर्धन वर्ग की ओर जाता है तो स्थिति क्या होगी, आर्थिक कल्याण की। और अगर निर्धन वर्ग से पैसा धनी वर्ग की ओर जा रहा है तो आर्थिक कल्याण की स्थिति क्या होगी। इन दोनों स्थितियों पर हम जो है अब पूरी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले पहला पक्ष हमने लिया, धनी वर्ग से निर्धन वर्ग के पक्ष में आय का हस्तांतरण। एक मिनट ओपन कर ले पूरा। ओके, अब देखिए पहली कंडीशन क्या दोस्तों कि धनी वर्ग से निर्धन वर्ग के पक्ष में या निर्धन वर्ग की ओर आय का हस्तांतरण। तो इससे वितरण की विषमताएं कम होती है। बेसिकली तो आप समझ चुके होंगे कि अगर धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की ओर अगर पैसा जाता है, धन जाता है, तो ये सकारात्मक पहलू है। ये सकारात्मक पहलू क्यों? क्योंकि इससे निर्धन और धनी वर्ग के बीच में जो असमानता है, जो असमानता की खाई है, उस खाई को पाटा जा सकता है, उस खाई को कम किया जा सकता है। जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको कम किया जा सकता है ना। इसलिए लिखा गया है कि इस वितरण से विषमताएं कम होगी, आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए गए, जैसे धनी वर्ग से आय लेकर निर्धन वर्ग को देने से आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। समाज में आर्थिक कल्याण कुल आय पर निर्भर नहीं करता है। क्या कहा गया है कि समाज में जो आर्थिक कल्याण होता है वो कुल आय पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि आय के उस भाग पर निर्भर करता है जिसका प्रयोग उपभोग के कार्यों में किया जाता है ना। आय तो कितनी भी होती है, प्रत्येक मनुष्य की आय अधिक होती है, लेकिन उपभोग में कितनी आय का इस्तेमाल करता है वो? पूरी आय तो उपभोग में लेता नहीं है, बल्कि कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी सेविंग करके भी रखता है ना। तो उसी की बात हो रही है यहां पर दोस्तों कि जो आय का वो वाला भाग जो जिसका प्रयोग उपभोग के कार्यों में किया जाता है, उसका प्रभाव आर्थिक कल्याण पर पड़ता है। धनी वर्ग की आय, देखिए यहां पर धनी वर्ग की आय जिसे वे उपभोग पर वे नहीं करते हैं, धनी वर्ग की भी वो आय का वो वाला भाग जिसका प्रयोग वो उपभोग के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वो एक्स्ट्रा पैसा है जो उनके किसी काम का नहीं है। अगर उस पैसे को निर्धन वर्ग की ओर मूव कर दिया जाए तो इससे आर्थिक कल्याण में तीव्र गति से वृद्धि होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि ये जो तर्क दिया गया है, तो इस तर्क के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि धनी वर्ग से निर्धन वर्ग के पक्ष में आय का हस्तांतरण करने से कुल आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी, अवश्यंभावी है। परंतु इसके विपरीत कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार धनी वर्ग से निर्धन वर्ग के पक्ष में आय के हस्तांतरण से आर्थिक कल्याण में वृद्धि के स्थान पर कमी हो जाती है। इसके पक्ष में देखिए, जैसे पहले वाले में हमने क्या देखा था, उसमें कुछ अपवाद देखे थे ना, एज इट इज इसमें भी कुछ अपवाद है, इसमें भी अपवाद है। यहां पर जैसे ही दार्शनिक पिगू साहब ने कहा
को सामने कहा कि अगर धनी वर्ग से पैसा जो उनके काम का नहीं है, जो उनके उपभोग से बाहर है, उस पैसे का हस्तांतरण अगर हम निर्धन वर्ग की ओर कर दें तो आर्थिक कल्याण में तीव्र गति से प्रगति होगी। तो यहां पर कुछ अन्य विद्वानों ने, कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने यह भी कह दिया कि जरूरी नहीं है कि आप जैसा कह रहे हैं वो हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में सही हो। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी है जहां आप बोल रहे हैं कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी, वहां कमी भी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, जरा आइए देखते हैं। इसको इस पक्ष में भी कुछ तर्क दिए गए हैं, है ना। इस पक्ष में मतलब इस अपवाद में भी कुछ तर्क दिए गए हैं। क्या कहा गया है, देखिए कि प्राय यह देखा जाता है कि निर्धनों की आय बढ़ने से उनमें शराब, जुआ आदि की लत पड़ जाती है, जिससे उनका आर्थिक स्तर कम होने लगता है। हालांकि ये जो तर्क है ना, ये तर्क जो है ये वास्तविकता पर आधारित नहीं है या सर्वमान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि निर्धनों की आय बढ़ना ही नहीं चाहिए, फिर है ना, और कमी ही रहना चाहिए। जिस स्थिति में उसमें स्थिति में पड़े रहना चाहिए उनको, है ना। एक तरह से मान लिया गया है कि जो निर्धन लोग हैं, अगर उनकी आय बढ़ा दी जाएगी तो वो शराब और जुए में सारा पैसा खर्च कर देंगे, मतलब वो अपनी स्थिति में कोई सुधार नहीं करेंगे। तो हालांकि ये आलोचना, ये या अफवाद तो जो है निराधार है ना। कुछ विद्वानों का कहना है कि निर्धन वर्ग के लोगों की आय में वृद्धि होने पर जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनसंख्या में, अब हंसने वाली बात यह है ना कि अगर निर्धन लोगों की आय में वृद्धि होगी तो क्या ये जरूरी है कि जनसंख्या में वृद्धि होगी उनकी, है ना। जिससे प्रति व्यक्ति आय पहले से भी कम हो जाती है और ऐसा होने पर आर्थिक कल्याण में कमी हो जाती है। निर्धन व्यक्तियों की आय में वृद्धि होने से वे शिक्षा और विवेक के अभाव के कारण वो उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे, अपव्यय करेंगे और उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है ना। हालांकि ये 3 अपवाद दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है, लिखने के हिसाब से, कॉपी भरने के लिए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इन तीनों आधार में से किसी भी आधार में कुछ थोड़ी बहुत भी वास्तविकता झलकती है। हाँ, इससे पहले जो हमने चर्चा की थी दोस्तों, जो अपवाद वाली, जो हमने ये वाला पार्ट देखा था अपवाद का, ये वाला, इसमें वास्तविकता हमें नजर आती है, इसमें वास्तविकता हमको नजर आती है। लेकिन ये निर्धन और धन जो वितरण वाला पार्ट है, ये जो 3 हमने ये अपवाद देखे हैं, इसमें कहीं से कहीं तक कोई वास्तविकता नजर नहीं आती। लेकिन जरूरी है, अभी पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। और यहीं से तो आप आलोचना करना सीखेंगे, कंपैरिजन करना कहां से सीखेंगे, इसी प्रकार से तो सीखेंगे आप लोग, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसका फर्स्ट पहलू तो हमने देख लिया कि धनी वर्ग से अगर निर्धन वर्ग की ओर पैसा आता है तो क्या होगा, है ना। अब बात करते हैं कि अगर निर्धन वर्ग से धनी वर्ग की ओर पैसे का हस्तांतरण किया जाए, आय का हस्तांतरण किया जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में बाकी वास्तविक रूप से आर्थिक कल्याण में 100% गिरावट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि धनी वर्ग और निर्धन वर्ग दोनों में तो पहले से ही भयानक असमानता व्याप्त है, असमानता है। धनी वर्ग हमेशा से, है ना, शुरू से ही और धनी होते जा रहा है और निर्धन वर्ग और निर्धन होते जा रहा है। हालांकि सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद भी ये अंतर जो है वो अंतर निरंतर बना हुआ है ना। और अगर इस अंतर को और बढ़ा दिया जाए तो शायद निर्धन वर्ग का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से आय का हस्तांतरण निर्धन वर्ग से धनी वर्ग के पक्ष में होता है तो समाज में आर्थिक विषमताएं और ज्यादा भयानक हो जाती है और निर्धन वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान की भी पूर्ति नहीं हो सकती। अतः समाज के आर्थिक कल्याण में गिरावट आना अवश्यंभावी हो जाता है। क्लियर है ना। निष्कर्ष में दोस्तों, निष्कर्ष तक आ जा सकता है कि देश या समाज में आय का वितरण धनी वर्ग से निर्धन वर्ग की दिशा में किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि निर्धन वर्ग भी उस आय राशि का उपयोग अपने अनिवार्य उपयोग पर करे, ना कि भोग विलास या दुर्व्यसनों पर। तभी देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा ये कंसेप्ट होता है क्लियर। इसमें कुछ डिफिकल्ट तो मुझे जैसा कुछ लगा नहीं पूरे टॉपिक में ही, है ना। ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम आ सके। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। जो अगला सेशन होगा आय, ऋण, दान की, ये जो 3 कंसेप्ट है इनको बेहतर तरीके से हम समझेंगे। क्लियर है ना। इन तीनों को, इनकम, लोन एंड डोनेशन, और इन तीनों को लेकर के प्राचीन भारत से ही जो अवधारणाएं चली आई थी वो अवधारणा क्या थी, मतलब प्राचीन भारत की जो अवधारणा रही है इन तीनों शब्दों को लेकर, आय, ऋण और दान को लेकर के, उसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। ये भी सिंपल टॉपिक ही होगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। जो थ्योरेटिकल आएंगे ना, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, तो उसकी एक कहानी अलग रहेगी और बहुत सारे टॉपिक ऐसे आने वाले हैं जो काफी उलझन भरे होंगे।
उनको भी पूरा व्यवहारिक करके समझने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।